अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों भाइयों, आज मैंने जो वीडियो बनाई है ये बहुत ही अहम वीडियो है। वो दोस्त या वो भाई क्लर्क भाई जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफिस में जाते हैं, चेंजेस या बिल वगैरह का काम करवाते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। इसमें मैंने ये दो मेथड पे वीडियो बनाई है। एक ये कि जो जिन टीचर्स का या जिन एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिलती है, तो उनकी पे दोबारा स्टार्ट किस तरह कराते हैं। दूसरा ये कि जो टीचर या एम्प्लॉय नॉन टीचिंग स्टाफ जो रेगुलर होते हैं उनकी चेंज किस तरह फिल करनी है। अक्सर देखा है कि ये चेंज फिल करना किसी को नहीं आता। काउंट ऑफिस में आधी चेंज जमा करवा दी जाती है, जिसकी वजह से उस एम्प्लॉय की जो है तनख्वाह वो पूरी नहीं आती। फिर बार बार चेंज देना पड़ती है, तब कहीं 2-3 मंथ बाद जाके पे जो है वो पूरी होती है। तो सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की चेंज है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये दोनों चेंजें ये यहाँ से आप डाउनलोड कर लें और इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसको फिल किया हुआ है। बस थोड़ा सा आपको मैं गाइड कर देता हूँ कि इसको कैसे करना है। ये चेंज फार्म है, आपके सामने खोल के ओपन आ गया है। इसमें बाकी तो आपको पहले ही पता होगा। यहाँ पे आपने लिखना होता है स्कूल का, या डिप्टी अगर ऑफिस है, मिडल या प्राइमरी स्कूल है तो वहाँ पे डिप्टी ऑफिस का आपने लिखना होता है। जैसा कि लिखते हैं डिप्टी DEO जड़ा वाला, ये हो गया। यहाँ पे हम इसके लिखते हैं मंथ, जिस मंथ हम चेंज जमा करवाते हैं वही मंथ लिखते हैं। अब नवंबर 2011 है तो मैं यहाँ पे इसका नवंबर लिखूँगा। और यहाँ पे आपने लिखना होता है DDO कोड। यहाँ पे अपने स्कूल का कोड जो DDO कोड है वो आप लिख सकते हैं। इस तरह मेरे स्कूल का DDO कोड है। यहाँ पे एम्प्लॉय का पर्सनल नंबर जो होता है वो आपने लिखना है। और यहाँ पे आपने लिखना है एम्प्लॉय का नाम जो उसकी पे स्लिप पे आ रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफिस के रिकॉर्ड के मुताबिक वो लिखना है। यहाँ पे NIC लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने पर्सनल नंबर ठीक लिख दिया है तो NIC लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने एम्प्लॉय का ग्रेड लिखना है, बल्कि 11 स्केल का अगर कोई बंदा है तो वहाँ उसका 11 स्केल लिखेंगे। यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन लिखेंगे जो उस पोस्ट पे वो काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे अहम चीज़ यहाँ पे जो आप कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सटेंड होता है तो आप लिख देते हैं पे स्टार्ट, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाए। ये चीज़ें बिल्कुल ही गलत हैं। आपने ये जो चेंज मैंने फिल की है ये चेंज वहाँ पे जमा करवानी है। अगर इसमें से कुछ कम करेंगे तो उसके वो अलाउंस वगैरह जो है ना वो नहीं आएंगे, फिर आपको बार बार चेंज जमा करवाने भी करेगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ है 30 जून 2022 तक, तो यहाँ पे आपने वो कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सटेंड की डेट है वो लिखनी है इस तरह 30 जून 2022, ये लिखना लाजमी है। अगर ये लिखेंगे तो कंप्यूटर जो है जो प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफिस का SAP वो यहाँ तक पे स्टार्ट रखेगा स्टार्ट। अगर ये नहीं लिखेंगे तो वो पे स्टार्ट 1 मंथ की आ जाएगी, फिर बंद हो जाएगी। उसके बाद आपने ये सारी चेंज है लिखी हुई है ऑलरेडी, इसमें से कोई चीज़ डिलीट या ऐड नहीं करनी। पे स्टार्ट यहाँ पे फिर कराएगा। उसके बाद बेसिक पे, हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, क्वालिफिकेशन अलाउंस, अडाक 2016, 17, 18, 19, 21 और स्पेशल अलाउंस। और ये जो नीचे दो मैंने रो देख लिया, यहाँ पे अगर कोई और अलाउंस ड्रा करवा रहा था, कोई टीचर है या कोई मुलाजम है जिसको स्पेशल कन्वेंस अलाउंस वगैरह मिल रहा है, पर्सनल पे मिल रही है, तो यहाँ पे वो पर्सनल पे लिखकर उसका कोड लेकर यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब अलाउंस लिखने हैं। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद जो काउंट ऑफिस में जो रिकॉर्ड होता है बेसिक पे वगैरह वो सब साफ क्लियर हो जाती है, उसमें कोई भी डाटा नहीं होता। इसलिए आपको ये तमाम डाटा फीड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने वो पे लिखनी है जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से 1 मंथ पहले आई थी। बस क्या एक का कॉन्ट्रैक्ट अब ख़त्म हुआ है 31 अक्टूबर को, तो आपने नवंबर की जो है ना वो तनख्वाह जारी करवानी है, तो आप यहाँ पे सितंबर की पे लिखेंगे। पूरी पे लिखनी है, कोई उसमें कमी नहीं करनी। और हाउस रेंट जो है वो कुछ भी है, मतलब जो भी अमाउंट उसकी पे आ रही थी, पे स्लिप पे आ रही थी, वो यहाँ पे आपने लिख देनी है। इसके बाद आपने इसका को आम उसी तरह तरीक़ाकार के मुताबिक जो है इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन आर्डर लगा कर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफिस में जमा करवा देनी है। उसके बाद इंशाल्लाह उसकी जो पे है वो बिल्कुल पूरी आएगी। दूसरी चेंज इसमें है वो मैं
कहता हूँ रेगुलर की। इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो गलतियाँ की जाती हैं। जब एक टीचर या नॉन टीचिंग स्टाफ रेगुलर होता है तो उसकी जो है ना आधी चेंज बढ़ा कर काउंट ऑफिस में जमा करवा दी जाती है, जिसकी वजह से उसका ना रिकॉर्ड सही नहीं होता। ये मैंने पहले ही आपको समझा दिया। यहाँ पे स्कूल का नाम ऑफिस ऑफ द हेड मास्टर या ऑफिस ऑफ द डिप्टी डीओ, यहाँ पे मंथ आएगा, यहाँ पे डीडीओ कोड आएगा, और यहाँ पे एम्प्लॉय का पर्सनल नंबर आएगा, यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम, यहाँ पे उसका स्केल लिखना है, और यहाँ पे उसका जो है ना वो डेजिग्नेशन लिखनी है। उसके बाद अगर कोई भी एम्प्लॉय परमानेंट हुआ है तो ये चेंज सारी मैंने फिल की हुई है, इसमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तमाम अलाउंस लिखने हैं। उसका पहला फ़िक्रा लिखना होता है एक्टिव परमानेंट। अगर एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट से परमानेंट होता है तो उसका एक्टिव परमानेंट लिखना इंतहाई ज़रूरी है, तब उसकी पे जो है वो रेगुलर होगी। नीचे उसकी डेजिग्नेशन एक ESC टीचर है, अब वो रेगुलर हुआ है तो वो PST हो गया है, तो यहाँ पे आपने उसकी डेजिग्नेशन जो है ना वो लाजमी लिखनी है, PST हो गया है, या SC है तो वो EST हो गया है, EST तो EST लिख दें। अगर वो SSE था तो और वो SST हो गया है तो यहाँ पर SST आर्ट्स या साइंस जो भी है वो लिखते हैं। उसके बाद पे स्टार्ट को इसी तरह रहना देना है। उसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट ये लाजमी आपने लिखना है। ये लिखेंगे तो उसकी पे उस डेट तक चलती रहेगी जब तक उसकी रिटायरमेंट की डेट नहीं आ जाती। अगर ये नहीं लिखेंगे तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा वहाँ पे उसकी पे ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी, तो फिर उसकी चेंज देना पड़ेगी। आप सब कहेंगे कि ये तो रेगुलर था, हमने रेगुलर की चेंज भी जमा करवा दी थी, फिर कैसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। तो कंप्यूटर में चूँकि जो डेट है सैप सिस्टम में काउंट ऑफिस में वो फीड होती है कॉन्ट्रैक्ट की, जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है वहाँ पे वो उसको ऑटोमेटिक पे को जो है सिस्टम बंद कर देता है। तो ये इस फार्मेट में यानी जहाँ पे लिखा है इसी फार्मेट में लिखना है आपने। इस तरह ये अगर डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल के मुताबिक डेट ऑफ बर्थ पे आपने 16 ईयर्स ऐड करके यहाँ पे लिख देना है। आगे बेसिक पे, जो बेसिक पे रेगुलर होने के बाद आपकी फिक्सेशन हुई है सर्विस बुक में वो आपने लिखनी है। पर्सनल अलाउंस उसका जितना बना है वो लिखना है। हाउस रेंट, कन्वेंस, मेडिकल, सोशल सिक्योरिटी जो है वो आपने यहाँ पे ज़ीरो कर देना है। ये लाजमी करना है, अगर ये नहीं करेंगे तो वो रेगुलर में भी उसकी जो है सोशल सिक्योरिटी अलाउंस आता रहेगा और उसकी मज़ीद रिकवरी बनती जाएगी। क्वालिफ़िकेशन अलाउंस अगर मिल रहा है तो वो लिख दें। जितने भी अलाउंस उसको मिल रहे थे वो सारे आपने लिख देने हैं। ये ख्याल रखना है कि ये जो अलाउंस हैं 18, 17, 18 ये बेसिक पे का 10% होते हैं। ये जो बेसिक उसकी रेगुलर होने के बाद कम हो गई है आपने उस रेशो के साथ लिखने हैं। अगर वो 20,000 बेसिक ले रहा था अब उसकी बेसिक पे 16,000 हो गई है तो आपने 16,000 के मुताबिक 10% के हिसाब से यहाँ पे वो लिख देने हैं आपने। ये नीचे मैंने 2 कॉलम राव दे दिए हैं ताकि यहाँ पे कोई और अलाउंस है स्पेशल कन्वेंस अलाउंस वगैरह वगैरह तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद GP फंड रेगुलर होने के बाद ये डिडक्शन शुरू होना होती है। GP फंड ये मैंने 30 के साथ डैशेज लगा दिए हैं। जो स्केल होगा एम्प्लॉय का वो उसके साथ वही आ जाएगा। अगर 14 स्केल की आप चेंज फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने 14 लिख देना है। अगर 16 की कर रहे हैं तो 16 लिख देना है। बाकी ये कोड ठीक है, इनको चेंज नहीं करना। और सबसे अहम बात, जब आप रिकवरी स्टार्ट कराते हैं ROP आप लिख कर टोटल रिकवरी यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे आप लिख देते हैं जितनी रिकवरी आपने स्टार्ट करवानी होती है, लेकिन उसकी आप एंड डेट नहीं लिखते। इससे ये मसला होता है कि रिकवरी जो है ना वो चलती रहती है और ओवर रिकवरी हो जाती है, उसका फिर बिल बनवाना पड़ता है, बहुत मसला होता है। और इसका बेहतरीन हाल ये है कि आपने ROP लिखने के बाद यहाँ पे उसकी एंड डेट लिखनी है। जितने मंथ की आपने रिकवरी बनाई है वो यहाँ पे डेट लिख दे। फ़र्ज़ किया मैंने 30 जून की बनाई है तक बनाई है तो ये मैं यहाँ पे 30 जून 2022 लिख देता हूँ। अब जो डिस्ट्रिक्ट काउंट ऑफिस में जो फीड करेंगे पे वो ये डेट लिख देंगे, इस डेट पे जाके ऑटोमेटिक जो है ना रिकवरी वो स्टॉप हो जाएगी। अगर इस सिलसिले में आपको कोई और मदद या हेल्प चाहिए तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं नंबर यहाँ पे भी लिख देता हूँ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 0345201056 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।